नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं। यहाँ पर आज तारीख है 26 अप्रैल साल 2026 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान, पाकिस्तान, भारत समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जिस हिसाब से पश्चिम बंगाल के चुनाव में बीजेपी व्यस्त थी, सबको लग रहा था कि अब देश में कोई बड़ी घटना नहीं घटेगी, लेकिन अचानक से एक पार्टी को तोड़ दिया गया। जी हाँ, आमतौर पे सेंध मारी जाती थी, विधायकों को चुराया जाता था, सांसदों को चुराया जाता था, लेकिन इस बार ऐसा हुआ है कि एक पार्टी को तोड़ के खत्म कर दिया गया। और ये हमारे देश की डेमोक्रेसी के लिए कितना बड़ा खतरा है, इसके बारे में भी हम आपको डिटेल बताएंगे। और साथ ही ईरान भारत के लिए आवाज उठा रहा और भारत की सरकार किस हिसाब से खामोश है, इसको लेके आज चाहे बीजेपी का कट्टर से कट्टर सपोर्टर हो, वो सवाल पूछने पे मजबूर हो गया। और इसके पीछे की पूरी कहानी दोस्तों क्या है, मैं आपको डिटेल बताऊंगा। और साथ ही फिलिस्तीन के अंदर किस हिसाब से प्रोटेस्ट हो रहे हैं, इस प्रोटेस्ट को आप देखिएगा, आपका चेहरा जो है स्माइल भी करेगा, परेशान भी होगा और थोड़ा सा सवाल लाजमी भी बनेगा। और उस सवाल क्या बनेगा वो भी आपको बताऊंगा दोस्तों। और साथ ही आज लेबनान के ऊपर भयानक हमले देखने को मिले हैं और इधर लेबनान की तरफ से बड़ा पलटवार देखने को मिला, और ऐसा क्यों कह रहा हूं इसके बारे में भी आपको डिटेल बताऊंगा। और साथ ही इधर गालिबाफ ने सीज फायर की बातचीत से अपने आप को अलग कर लिया। जी हाँ, गालिबाफ ने सीज फायर की बातचीत से अपने आप को अलग कर लिया। अब अलग क्यों किया, क्या पूरी कहानी थी, वो भी आपको बताया जाएगा। और साथ ही इस समय बेंगलुरु से एक ऐसा वीडियो निकल के सामने आया है, जिस वीडियो में आप देखेंगे कि किस हिसाब से जहां लोग नफरत बांटने में लगे हैं, वहीं बेंगलुरु के लोग हिंदू मुस्लिम भाईचारे को जिंदा करने में लगे हैं। जी हाँ, पूरी कहानी क्या है ये भी आपको डिटेल बताऊंगा। यानी यकीन मानिए दोस्तों, एक ही वीडियो में पूरे मिडिल ईस्ट समेत पूरे भारत की, और खासकर आज जो खबरें हैं भारत के ऊपर केंद्रित होंगी, भारत के ऊपर केंद्रित होंगी। इस वजह से इस खबर को, इस वीडियो को आप डिटेल में देखिएगा जरूर, और साथ ही अपना प्यार भी दीजिएगा। तब तक दोस्तों एक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूँ। और सबसे पहली, सबसे बड़ी और जो मेन खबर है दोस्तों, वो इस समय भारत और ईरान के ताल्लुकात को लेकर आ रही है। कई सारे लोग ये कहते हैं कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, यानी मोदी साहब, उनका जो सीना है 56 इंच का है। बाकायदा अभी योगी आदित्यनाथ एक फोटो क्लिक करवाने जाते हैं, यानी फोटो शूट करवाने जाते हैं एक आर्टिफिशियल शेर के साथ, और रवि किशन बाकायदा गाइड करते हुए कहते हैं कि भैया लो एंगल से फोटो ले लो, जिसके बाद क्या होगा कि फोटो बढ़िया आएगी। क्या कुछ कहा, थोड़ा सा देखें आप। महाराज इधर, ठीक है ना, खाली एक इधर आ जाइए और खाली शेर का फेस और लो एंगल, शूटिंग पे आ गए ये तो जीवन में यही सीखा कैमरा में आया। अब इस वीडियो में रवि किशन ने कैमरामैन को गाइड किया, कई सारे लोगों ने ट्रोल भी किया, लेकिन पर्सनली वो ट्रोलिंग मुझे पसंद नहीं आई, क्योंकि देखिए रवि किशन जो है एक एक्टर रहे हैं, और अगर वो कैमरा के बारे में बढ़िया जानते हो तो बताना उनका काम है कि भाई मेरे जो मुख्यमंत्री हैं उनकी तस्वीरें सही है, अच्छी बात है। अब सुनिए, कई सारे लोगों ने उसमें सपोर्ट में कमेंट किया कि एक शेर दूसरा बब्बर शेर, दो शेर एक साथ, इस तरह के कमेंट भी आए। और मैं मानता हूं कि योगी आदित्यनाथ एक धाकड़ छवि के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन सवाल दोस्तों तब पैदा होता है कि जहां एक तरफ हम भारत को मां मानते हैं, जहां यह कहा जाता है कि ये देश हमारी माता है, भारत माता की जय बोलो, मुसलमानों के मुंह में माइक ठूस के ये गोदी मीडिया पूछती है कि भारत माता की जय बोलो, उन्हीं मीडिया कर्मियों से और उन्हीं अंधभक्तों से अब सवाल बनता है कि कोई आपकी मां को नरक बता दे, कोई आपकी मां को जहन्नुम बोल दे, तो आप खामोश क्यों हैं? ये सवाल दोस्तों छोटा नहीं, ये सवाल बहुत बड़ा है। और अभी मैं कहूं कि कोई मुल्ला मौलाना ऐसी बात बोल देता है तो अभी देखिए सड़कों पे हजारों लोग उतर जाएंगे। अभी मैं कह दूं कि पाकिस्तान ने बात बोली कि भाई साहब भारत नरक है, मतलब भारत माँ को ही तो गाली दी, तो अभी देखिए भारत में कैसे बयान आते हैं कि हमारा ब्रह्मोस क्यों है, हमारा राफेल क्यों है। लेकिन अगर कोई और बोलता है तो फिर खामोशी क्यों? बेल आपको नहीं समझ में आ रहा तो मैं आपको बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पे पोस्ट करते हुए कहा कि भारत और चाइना, ईरान ये सब नरक हैं। हालांकि ये बयान इसलिए उसने दिया क्योंकि चाइना और भारत लगातार ईरान की सपोर्ट में खड़े हैं, चाइना की सरकार ईरान के सपोर्ट में खड़ी है, और भारत के जो ईमान पसंद लोग हैं वो ईरान के सपोर्ट में खड़े हैं। और इस वजह से डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरह फ्रस्ट्रेट है, क्योंकि ईरान को वो कुछ बिगाड़ नहीं पाया, भारत के लोगों का वो कुछ बिगाड़ सकता नहीं है, चाइना के सामने उसकी बोलती बंद है। तो ऐसे हाल में वो फ्रस्ट्रेट होकर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पे पोस्ट करते हुए कहता है कि भारत और चाइना के लोग नरक हैं, वहां के रहने वाले लोग नरक है, हेलहॉल जैसी उसने अश्लील बातें की। ये तमाम चीजें जब उसने बोली तो कायदे से हमारे देश के प्रधानमंत्री को, हमारे देश के डिफेंस मिनिस्टर को, हमारे देश के फॉरेन मिनिस्टर को, हमारे देश के जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता है, इन सबको कंडेम्ड करना था, सामने से पलट के वार करना था, ये तमाम चीजें करनी थी। लेकिन हमारे देश के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बहुत ही सधा सा जवाब दिया कि एक बयान से हमारे रिश्ते डिफाइंड नहीं होते, भारत और अमेरिका एक दूसरे के साथ बहुत पहले से डील करते हैं, बातचीत, मतलब वही
चिकनी चुपड़ी बातें की। और इसको लेके दोस्तों बीजेपी के लोग भड़क गए। कई सारे यूजर्स ने सोशल मीडिया पे एस जयशंकर साहब को टैग करते हुए कहना शुरू कर दिया कि भैया अब तो खुल के बोलने की हिम्मत कर लो, अब तो लेजर आई दिखा दो। कई सारे लोगों ने मोदी को टैग करते हुए कहा कि भैया कुछ तो बोल दो, आपकी भारत माता के बारे में ट्रंप ने ऐसी बातें बोली, अब इससे ज्यादा अपमान क्या सहोगे। यहाँ पे भी विदेश मंत्रालय या फिर एस जयशंकर साहब या फिर मोदी साहब द्वारा कोई बयान नहीं आया। कई सारे लोगों ने एप्स्टीन फाइल का नाम लेना शुरू कर दिया और कहा कि भाई साहब एप्स्टीन फाइल का मामला इस वजह से मोदी नहीं बोल रहे। ऑपोजिशन लगातार इस मामले पे हमलावर है, उसने कहा कि भाई साहब मोदी कब बोलेंगे। अब ये तमाम चीजें दोस्तों जब चल रही हैं तो बड़ा सवाल ये निकल के सामने आता है कि आखिर हमारे लिए बोलेगा कौन, आखिर हमारे लिए बोलेगा कौन। हमारे देश को अगर नरक कहा गया तो बोलेगा कौन। तब यहाँ पे दोस्तों सामने आता है ईरान। मतलब हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश की सरकार खामोश है, ईरान बीच में आता है। ईरान के जो कॉन्सुलेट हैदराबाद में उन्होंने कहते हुए कहा कि भाई साहब नरक की बात वो कर रहे हैं जो दूसरों को बांटते और लड़ाते हैं विदाउट रूल, साथ ही नरक वो है जहां तुम बैठे हो। यानी अमेरिका को ही नरक बता दिया ईरान ने। इधर जो कॉन्सुलेट ऑफ मुंबई है उसने महाराष्ट्र का एक वीडियो शेयर किया और जो अभी आप बगल में देख सकते हैं, मेरे पीछे भी देख सकते हैं, उसमें कहा गया कि भाई साहब असली खूबसूरती अगर भारत की देखनी हो तो कभी भारत में आके विजिट करो। उसके बाद उसने बाकायदा भारत का एक वीडियो शेयर किया जिसमें मुंबई के तमाम सड़कों का, वहाँ के जो धार्मिक चीज़ें होती उनका विवरण दिखाया गया, किस हिसाब से वहाँ की सिविलाइजेशन वो दिखाया गया। अब सुनिए मज़ेदार बात, मुंबई में ईरान की कॉन्सुलेट ने जब ये चीज़ दी, इसके बाद हैदराबाद वाले उनसे लड़ पड़े। उसने कहा हैदराबाद वाले कॉन्सुलेट ने कि सारा क्रेडिट मुंबई वाले क्यों ले, आके हैदराबाद घूम के देखो। मतलब ईरान वाले ये बात बोल रहे हैं, ईरान के जो कॉन्सुलेट रहते हैं, ईरान का वो शख्स है यहाँ पे बैठ के बोल रहा है कि अरे ऐसे कैसे मुंबई में, आके हैदराबाद में भी देखो। अब सुनिए, इधर ये तमाम चीज चल रही है, बाकी अलग अलग और एम्बेसी वाले बोल रहे हैं। भारत की सरकार नहीं बोल रही, मोदी साहब नहीं बोल रहे और ईरान वाले भारत के लिए लड़ रहे हैं और ट्रंप को गरिया रहे हैं, गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं। अब यहाँ पे दोस्तों बड़ा सवाल ये निकल के सामने आता है कि अगर ईरान भारत के लिए बोल सकता है तो क्या भारत अपने लिए नहीं बोल सकता। ये सवाल क्या आपको छोटा लगता है? मतलब ईरान भारत के लिए बोलने की हिमाकत कर रहा, जबकि ईरान कायदे से चाहे तो अमेरिका के बारे में कुछ ना बोले, अपना सीज फायर करे, सीज फायर करके निकल जाए, लेकिन वो भारत के लिए लड़ रहा। लेकिन भारत की जो सरकार है दोस्तों वो खामोश। अब ऐसी कौन सी मजबूरी आन पड़ी कि भारत खामोश है और ईरान भारत के लिए बोल रहा, इसको समझना आपका काम है। हालांकि मुझे लगा कि आज ये बड़ा संवेदनशील मुद्दा और इसको अगर मैं आपके सामने नहीं रखूंगा तो कायदे से फिर मैंने अपने काम से बेईमानी कर दी। जी हाँ, कायदे से फिर मैंने अपने काम से बेईमानी कर दी कि मैं ईरान की खबरें बताऊं और भारत की सरकार की कमियां ना गिनाऊं। बहरहाल मुझे लगा, और आपकी क्या राय अब आप कमेंट कीजिएगा। अब आपको बीजेपी की दूसरी कहानी बताता हूं। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता थे और खासकर पार्लियामेंट में उनकी कई सारे वीडियोस आपने देखे होंगे। कई बार ऐसी डिमांड करते हैं, लोग कहते हैं कि यार राघव चड्ढा देखो देश बदलने पे निकला। राघव चड्ढा ने कुछ टाइम पहले एक इंटरव्यू में कहा था कि हमारे पास दो ही ऑप्शन है, या तो मैं बीजेपी ज्वाइन कर लूं या तो राजनीति छोड़ दूं। दूसरी बात उन्होंने ये बोली थी एक दूसरे इंटरव्यू में कि भाई साहब जो बीजेपी की पार्टी है वो लुटेरों की पार्टी है, डकैतों की पार्टी। क्या कुछ कहा था, थोड़ा सा सुने आप। और मेरा ये मानना है कि बीजेपी एक गुंडों की पार्टी है, अनपढ़ गुंडों की पार्टी है। वो सिर्फ गुंडागर्दी करते हैं और पेट्रनेज देते हैं गुंडों को। इस वीडियो में आप साफ तौर पे सुन सकते हैं कि राघव चड्ढा जी ने साफ तौर पे ये बात बोली कि बीजेपी लुटेरों की पार्टी है। लेकिन अब सबसे बड़े ताज्जुब की बात दोस्तों ये है कि राघव चड्ढा 6 लोगों के साथ जाके बीजेपी में मर्ज कर चुके हैं। आम आदमी पार्टी में 2-3 ही बड़े चेहरे थे जो अभी मौजूद थे, सांसदी के पद पे थे, जैसे एक संजय सिंह थे, स्वाति मालीवाल, हरभजन सिंह, राजेश गुप्ता, इधर विक्रम साहनी, इधर संदीप पाठक, अशोक मित्तल, ये तमाम लोग थे। और इनमें से संजय सिंह को अगर आप हटा दें तो बाकी सब लोग बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। सारे लोग बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं और इस ज्वाइनिंग के पीछे बड़ी वजह यह निकल के सामने आ रही है कि अभी अशोक मित्तल के घर पे ईडी और सीबीआई की रेड पड़ी। रेड अभी 3 दिन पहले पड़ी और 3 दिन बाद ये 7 लोग बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं। राघव चड्ढा भी ज्वाइन करते हैं, हरभजन सिंह जो कि एक मशहूर क्रिकेटर रहे, बॉलर रहे, वो ज्वाइन करते हैं, इधर राजेंद्र गुप्ता ज्वाइन करते हैं, इधर विक्रम साहनी ज्वाइन करते हैं, इधर स्वाति मालीवाल ज्वाइन करती है जो कि एक तरफ महिला आयोग की अध्यक्ष रही हैं। उसके बाद अशोक मित्तल जिनके ऊपर रेड पड़ी थी, सोचिए रेड पड़ी, तीसरे दिन ज्वाइन हो गया, रेड खत्म, कुछ भी अब नहीं मिलेगा, आपको पता है वॉशिंग मशीन में लोग पहुंच चुके हैं। इसके बाद संदीप पाठक
और राघव चड्ढा को तो आप जानते हो, वो भी ज्वाइन कर चुके हैं। एक तरफ मोदी और अमित शाह ये दोनों पश्चिम बंगाल में हैं, वहां पे रैलियां निकाल रहे हैं, ममता बनर्जी की सरकार को गिराने की कोशिश में लगे हुए हैं। इसी बीच में एक सोशल मीडिया पे वीडियो भी काफ़ी सर्कुलेट हुआ था जिसमें कहा गया था कि जो शख्स बाबरी मस्जिद बना रहा था, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, हुमायूं कबीर, और उस टाइम मैंने आपको कहा था, अगर आप मेरी वीडियो उठा के देखते होंगे तो आपको पता होगा कि मैंने कहा था कि ये केवल देश को तोड़ने वाली बात है। कई सारे लोगों ने कहा कि प्रखर राजपूत तुम हिंदू हो, हमारी मस्जिद बन रही है बाबरी के नाम पे, आपको जलन होगी। मैंने उस टाइम पे कहा था कि मस्जिद बन रही हो तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, खुदा का घर बन रहा, लेकिन ये बाबरी का जो टैग है, आप याद रखिएगा, आने वाले 100 सालों में ये पश्चिम बंगाल की राजनीति तय करने वाला मुद्दा बन जाएगा। 100 साल तक ये राजनीति तय करेगा कि किसकी सरकार बनेगी किसकी नहीं। और बाद में उसी मामले में कुछ सोशल मीडिया आउटलेट पे खुलासा हुआ कि बीजेपी ने इस मामले में कई हजार करोड़ दिया था। ये बात मैं नहीं बोल रहा, ये बात सोशल मीडिया पे चल रही है। कई सारे स्टिंग ऑपरेशन वायरल हो रहे हैं कि हुमायूं कबीर को कई सौ करोड़ और मुख्यमंत्री का पद दिया था और कहा था कि तुमको पार्टी जरूर निकालेगी, ममता बनर्जी तुमको सस्पेंड करेंगी और इसके बाद तुम क्या करोगे, तुम हमको ज्वाइन कर लेना या फिर तुम्हारी सरकार हम बना देंगे। तो एक तरफ तो पश्चिम बंगाल में खेल और इधर बैक चैनल पे बीजेपी ज्वाइन करा लेना, ये पता चलता है कि इस देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। आपके खिलाफ पार्लियामेंट में जो लोग आवाज उठाएंगे, अगर आप उनको अपने में शामिल कर लेंगे तो फिर क्या कहा जाए। आगे आप समझदार है दोस्तों। खैर इसी बीच अब आपको लेके चलता हूं, एक और वीडियो बताता हूं, फिर आपको लेबनान की खबरों की तरफ लेके चलूंगा। बेंगलोर में अपने आप को एक शख्स बताता है कि मैं डिफेंस में हूं, मतलब कि आर्मी में हूं, और ये शख्स इतना बड़ा नफरती है कि जैसे इसने मुसलमान देखा, मुसलमान देखते इसने फौरन कहना शुरू कर दिया कि यह तो आतंकवादी है। लेकिन वहीं पे मौजूद जो हिंदू शख्स थे वो अच्छे खासे नाराज हुए और नाराज होने के बाद जो हिंदू शख्स थे वो पहुंच जाते हैं और पहुंचने के बाद ऐसा सबक सिखाते हैं कि मैं चाहूंगा कि पूरा वीडियो आप देखें। तुम्हारा बाप का मुल्क है, बोलो अंकल, तुम्हारे बाप का मुल्क है, सबका मुल्क है। आप ये कैसे बोल सकते हैं तुम्हारी वाइफ ये मुसलमान है, ये टेररिस्ट है, कैसे बोल सकते हैं? तेरे बाप का मुल्क है ये, गुस्सा दिखाने के लिए। तुम्हारा नॉर्थ नहीं है, ये कर्नाटका है, यहाँ पे भेदभाव नहीं हुआ। हम लोग डिफेंस में काम करते हैं। तुम किधर काम करते हो? नहीं, तुम डिफेंस में काम करता है, तुम डिफेंस में काम करते हो, तुम इंडियन आर्मी में काम करते हो, तुम्हारे अंदर पेट्रियोटिज्म ज्यादा रहना। तुम्हारी वाइफ कैसा बोल सकती है किसी को तुम मुसलमान हो क्या, तुम टेररिस्ट हो क्या, कैसे बोल सकते यार? वो झगड़े में हो गया। हर एक इधर सेक्युलर माइंडेड है, सब लोग इधर आपस में अच्छे हैं। तुम्हारी एक गंद चीजों से, तुम्हारी गंद सोच से यहाँ पर गंद मत मचाओ। हाँ, सब लोग इधर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब एक हैं। तुम लोग तुम्हारे जैसे लोगों की तरफ से इधर आके धर्म जात पात लेके आके इधर मत बांटो लोगों को। चाहे वो मुसलमान धर्म हो, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे वो क्रिश्चियन धर्म हो, कौन सा भी धर्म हो, धर्म के बारे में बात करने से पहले 10 बार सोच समझ के बात करना। ये फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग है आपको। इस वीडियो में दोस्तों आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से एक शख्स नफरत बांट रहा, बाद में अपने आप को डिफेंस का बता रहा, और बाद में कुछ हिंदूवादी संगठन जिनको लोग बदनाम करते वही पहुंचते अपने मुसलमान भाइयों के लिए आवाज उठाते हैं। और ये दोस्तों इस देश की खूबसूरती है, वरना मीडिया ने, सोशल मीडिया ने तो इतना जहर भर दिया है कि मुसलमान है तो आतंकवादी, मुसलमान है तो आतंकवादी। सोचिए। खैर अब आपको दोस्तों मिडिल ईस्ट की खबरों की तरफ लेके चलता हूं, और सबसे पहली खबर दोस्तों निकल के सामने आ रही है कि इजराइल ने सीज फायर का कोई मान नहीं रखा। ये बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुका था कि इजराइल सीज फायर को बिल्कुल तवज्जो नहीं देगा, और सेम चीज हुई, लेबनान पे ताबड़तोड़ बम बरसाए गए। आप देखिए जरा। इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि लेबनान के ऊपर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है इस समय इजराइल, और इसी के जस्ट बाद लेबनान के ऊपर इजराइल का एक ड्रोन देखा गया, और जब ये ड्रोन देखा गया तो जो रेजिस्टेंस फोर्सेज है उन्होंने इस ड्रोन को मार के गिराया, और उसका भी वीडियो सोशल मीडिया पे काफी तेजी के साथ वायरल हो रहा है। और मैं चाहूंगा कि उस वीडियो को देखें आप। इसके अलावा दोस्तों आईडीएफ ने भी एक वीडियो रिलीज किया जिसको आप मेरे बगल में थोड़ा सा ब्लर कंडीशन में देख सकते हैं, क्योंकि कहानी थोड़ी सी गड़बड़ है वहां की, और दिखाऊंगा तो यूट्यूब उड़ा देगा। तो ये तमाम चीजें दोस्तों साफ तरफ पे इशारा करती हैं कि भाई साहब बात बहुत सिंपल सी है कि इजराइल किसी भी सीज फायर को नहीं मानने वाला। ऐसे बेहियों से निपटने का एक सीधा तरीका है कि इनको इन्हीं की भाषा में जवाब दिया जाए। और आज दोस्तों लोग कहते हैं कि शांति की राह चुनो, फिलिस्तीन की बच्चियां स्कूल जाने के लिए
बाकायदा आईडीएफ के बॉर्डर पे जाके प्रोटेस्ट करती है कि हमला ना करो, हमें जाने दो, जो बैरिकेटिंग हटाओ। और मैं चाहूंगा कि हुबहू वीडियो देखें आप। इस वीडियो में दोस्तों आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से फिलिस्तीन की बच्चियां प्रोटेस्ट कर रही हैं, लेकिन सामने से अभी तक कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया। अब क्या इन बच्चियों के अंदर भी कोई हमास का आतंकवादी है? क्या ये बच्चियां बॉम्ब लेके जा रही थी? अगर फिलिस्तीन के लोग सारी चीज़ों को, फिलिस्तीन में थोड़ी बहुत बुराई है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि भाई उसने हमास को जन्म दिया, लेकिन उनको बनाने वाला भी इजराइल है। अगर फिलिस्तीन के लोग सच में तालीम हासिल करना चाहें, एक सभ्य सिविलाइज्ड लाइफ जीना चाहें, तो वहां भी इजराइल को दिक्कत है, और इसका एग्जाम्पल आप देख लीजिए। खैर, तो फिलहाल दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी खबर के साथ। तब तक आप अच्छे रहें, खुश रहें, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, ऊपर वाला आपकी हिफाजत करे।